सीओपीडी एक क्रोनिक फेफड़े की बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में सूजन तथा सिकुड़न आ जाती है जो निरंतर बढ़ती ही जाती है। यह बीमारी सांस लेने में रुकावट से शुरू होती है तथा बाद में मरीज को सांस लेने में कठिनाइयां होने लगती है। विश्व में लगभग 39 करोड़ तथा भारत में लगभग 5.5 करोड़ लोग सीओपीडी से ग्रसित हैं। लगभग विश्व की 12% जनता सीओपीडी से ग्रसित है। प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु विश्व में सीओपीडी के कारण होती है। सीओपीडी भारत में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है। विश्व सीओपीडी दिवस पर डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं और सर प्रेस वार्ता क्यों कर रहा है पूरा डिटेल में। मैं डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव, छाती रोग विशेषज्ञ। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे है। हर साल नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को हम वर्ल्ड सीओपीडी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाने के लिए इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सर, क्यों होती है, इसका बचाव क्या है? मुख्य कारण जो सीओपीडी का है वह है स्मोकिंग। कोई भी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग हो। सीओपीडी किसे कहते हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जी, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। जी। अब या इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ भी कहते हैं। सीओएडी पहले पुराना नाम था, लेकिन अब इसको सीओपीडी ही कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो आमतौर से सर, जैसे नॉर्मल लोग क्या कहते हैं इसको? ये तो आपका पास बेसिकली आया आम लोग इसको दमा ही कहते हैं बेसिकली, लेकिन ये दमा नहीं है, दमा से काफ़ी डिफरेंट है। ये दमा एक अच्छी बीमारी है जो कि ट्रीटमेंट देने में पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन सीओपीडी का एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ये समय के साथ बढ़ती रहती है और आगे चल के दिल के दाहिने हिस्से पर असर करती है। सर, इसको बचाव के लिए क्या उपाय है? बचाव के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। जहाँ तक हो सके धूल से, धुएं से बचें, पोल्यूशन से अपना बचाव करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साल में एक बार एनुअल चेकअप में जो आप कराते हैं, एनुअल चेकअप हर 30 से 35 साल के ऊपर ऊपर के आदमी को एनुअल चेकअप कराना चाहिए। उसमें ब्लड टेस्ट हैं, आपका अल्ट्रासाउंड है, ईसीजी है, इको है। इसके साथ साथ आपको चेस्ट का एक्सरे और एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, ये करवाना चाहिए। इससे कोई भी आपकी सांस की बीमारी या फेफड़े की बीमारी या सांस नलियों की प्रॉब्लम आगे चल के होने वाली होगी आपको, तो ये पहले ही पता लग जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रिवेंशन कर सकेंगे और ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकेंगे। सर, इसका कोई उम्र है कि इस जो उम्र मुख्यतः सीओपीडी यूजुअली 35-40 साल की उम्र के बाद ही होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इसमें चाहिए होता है। डस्ट से, धूल से, मतलब धुएँ से, आपके स्मोकिंग से, लंबा पोल्यूशन से एक्सपोजर चाहिए होता है, इसलिए यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद ही होती है। कभी कभी रेयर, जिसका रेयर फॉर्म है, बच्चों में पाया जाता है, बट वो बहुत रेयर है। जो कॉमन सीओपीडी होती है वो मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में ही होती है। सर, इस समय जो सिस्टम चल रहा, पॉल्यूशन जैसे आप कह रहे हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए सर, पोल्यूशन लेने के लिए तो आप ये पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को साथ में अवेयर होना पड़ेगा, साथ में स्टेप्स लेने होंगे। लोग पराली जला रहे हैं, जी, इस पर तो नियंत्रण होना चाहिए। और जो पब्लिक है वो कम से कम स्मोकिंग बंद करे, जी, है ना। और एक अच्छी बात तो ये हुई है कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत हर घर में जो गैस पहुंच गई है गांव में। पहले क्या होता था, हमारे पास औरतें बहुत आती थीं सांस की बीमारी को लेकर के, सीओपीडी की प्रॉब्लम लेकर के, क्योंकि वो चूल्हा फूकती थी तो धुएं से उनको अक्सर सीओपीडी की प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अब हर घर में गैस पहुँच गया तो एटलीस्ट जो ग्रामीण औरतें पहले आया करती थी उनकी संख्या कम हुई है सीओपीडी की बीमारी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। जहाँ तक हो सके पोल्यूशन कम करना है और हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक की तरफ, सोलर की तरफ बढ़ें, जिससे जो ऑटोमोबाइल से होने वाला पोल्यूशन उसको मिनिमाइज किया जा सके। और पराली पे नियंत्रण, जाहिर सी बात सरकार ही परेशान है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पराली को हम इसका निदान इसका सरकार निकाले, किसान फिर कैसे उसको ट्रीटमेंट उसका करें। ये रोग सर कैसे पता चलता है कि आपको? मेनली तो लक्षण है इसके। सबसे पहले जो उसके लक्षण होते हैं, खांसी आना, बलगम आना, सांस फूलना, छाती में भारीपन रहना। हर साल आपको होगा ये, किसी पर्टिकुलर मौसम में या 2-3 महीने के लिए अक्सर आपको खांसी बलगम शिकायत हर साल रहेगी। फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है आप स्पायरोमेट्री, जिसको कंप्यूटर द्वारा फेफड़े जांच कहते हैं, उससे आप काफ़ी समय पहले इसका बीमारी का पता लगा सकते हैं। और चेस्ट एक्सरे तो हम लोग इसलिए कराते हैं, कोई और साथ में बीमारी तो नहीं चल रही है, निमोनिया या टीबी साथ में तो नहीं, इसलिए उसको एक्सक्लूड करने के लिए कराते हैं। जो बेसिक टेस्ट है वो क्लिनिकल सिम्टम है, जो पेशेंट को दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ स्पायरोमेट्री। अभी आप कह रहे हैं खांसी आना, तो कितना दिन खांसी आ जाए कि खांसी अक्सर ऐसे डॉक्टर पेशेंट वाला? को हर साल आपके पूछेंगे हिस्ट्री तो कई बताएगा, हाँ कई सालों से हमें इसी समय, जाड़े के समय या मौसम जो बदलता है तो हमें खांसी आती है, बलगम आता है और ये अक्सर 2-3 महीना रहता है। आपको हिस्ट्री देगा पेशेंट, तो नहीं यू विल सस्पेक्ट कि हाँ पेशेंट कुड हैव अस्थमा और सीओपीडी, दोनों हो सकता है। तो हम उसको फिर स्पायरोमेट्री के द्वारा डिफरेंशिएट करते हैं कि अस्थमा है या सीओपीडी।